नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे पिछले कुछ वीडियोस पर आपने काफ़ी कमेंट्स किए हैं, मुझसे सवाल भी पूछे हैं और मेरे काम को अप्रिसिएट भी किया है। दोस्तों, आप जब कहते हैं कि आपको मैंने जो जानकारी शेयर की उससे कुछ फ़ायदा हुआ या आपको मेरी बात अच्छी लगी, तो मुझे सुनकर अच्छा लगता है और इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप इसी तरह से मेरे वीडियोस पर कमेंट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पर तो कमेंट करके सवाल पूछते ही हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मेरे ट्विटर हैंडल पर भी कुछ सवाल पोस्ट किए हैं। तो आज इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैं वो सवाल ले रहा हूं जो कि मेरे ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए हैं। तो आज का पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो कि मुझसे पूछा है राहुल त्रिपाठी जी ने। राहुल त्रिपाठी जी के पोर्टफोलियो में कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, उसके अलावा वो पीपीएफ, आरडी, एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सभी स्कीम्स जहां पर राहुल जी ने इन्वेस्ट किया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर कुछ सलाह मैं देना चाहूंगा। हालांकि आपने ये बताया है कि कितने साल के बाद आपको पैसों की जरूरत होगी, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना लंबा है, ये आपने यहां पे बताया है। लेकिन साथ ही यदि आप अपने गोल भी बता दें कि किस गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इससे और भी सुविधा होगी मुझे ये बताने में कि किस तरह की स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्कीम का चुनाव करते समय यह बात जानना बहुत जरूरी है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस मकसद से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आपका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। आपने यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही इंटरनेशनल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन यहां पर स्कीम्स ज्यादा हैं और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत छोटा है। मेरी सलाह यह है कि आप अपने पोर्टफोलियो में कम स्कीम रखें, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो थोड़ा ठीक ठाक हो। साथ ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने जैसे कि लार्ज कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एक्सिस ब्लू चिप फंड में, और साथ ही एचडीएफसी इंडेक्स फंड में भी किया हुआ है। और एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान जो है वो भी अपने आप में एक लार्ज कैप फंड है। तो यहां पर आप लार्ज कैप फंड दोनों में से एक रखिए। आप क्योंकि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए आप एचडीएफसी इंडेक्स फंड को डिसकंटिन्यू कर दीजिए और एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप बने रहिए। आपने अपने मिड कैप फंड में भी जो एसआईपी का अमाउंट रखा है वो सिर्फ 500 रुपीज है। मेरी सलाह होगी कि आप मिड कैप फंड में भी थोड़ा अमाउंट बढ़ा दीजिए और साथ ही स्मॉल कैप फंड में भी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको बढ़ाइए। और आपका नजरिया क्योंकि बहुत लंबा है, ऐसे में मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेहतर साबित होंगे। इंटरनेशनल फंड यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड में आप 300 रुपीज की एसआईपी कर रहे हैं, उस अमाउंट को थोड़ा बढ़ाइए। आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड हैं, आप चाहें तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए, लेकिन आप इंटरनेशनल फंड में भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा दीजिए। आप आरडी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आप यहां पर 3700 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यदि ये इन्वेस्टमेंट भी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए कर रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आरडी में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कीजिए। और साथ में यदि आपको थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए करना है, वहां पर आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की मदद ले सकते हैं, जहां आरडी के मुकाबले में आपको थोड़े बेहतर रिटर्न्स मिल जाएंगे। आज का अगला सवाल भी मैं ट्विटर से ले रहा हूं और यह पूछा है अभिषेक ने। अभिषेक का सवाल है कि क्या यह सही समय है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का। दोस्त, यदि आपका नजरिया लंबा है, आप लंबे वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यह समय सही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरी बात, क्योंकि मार्केट एक ऊंचाई पर है इस वक्त, और ऐसे में लमसम इन्वेस्टमेंट करने की बजाय आप यदि स्टैगर्ड मैनर में आप एसआईपी कीजिए, एसटीपी कीजिए, या अपने हिसाब से इस पैसे को किस्तों में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अभिषेक ने एक सवाल और भी पूछा है साथ में कि क्योंकि मार्केट अभी पीक पर है, तो ऐसे में क्या मैं अपने जो फंड्स हैं उनको रिडीम कर दूं और जब मार्केट नीचे आ जाएगा तब मैं री इन्वेस्ट कर लूं। ये सुनने में अच्छा लगता है कि जब मार्केट नीचे आए तब इन्वेस्ट करो और जब मार्केट पीक पे हो तो आप रिडीम कर दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पीक कब है ये जानना मुश्किल है। जब सेंसेक्स 40,000 पे था तब भी ये लग रहा था कि मार्केट पीक पर है
और अब निकल जाना चाहिए और फिर जब मार्केट नीचे आएगा तब री इन्वेस्ट कर देंगे, और बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी। लेकिन देखते ही देखते सेंसेक्स 52,000 क्रॉस कर गया। अब ऐसे में कई इन्वेस्टर्स ने ऐसा भी किया कि जो 40,000 पर अपना पूरा पोर्टफोलियो रिडीम कर चुके थे, उन्होंने 50,000 पर दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जब ये सुनने को मिला कि सेंसेक्स 60,000 तक जा सकता है। तो कई बार ऐसे में फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है। मेरा मानना यह है कि यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी के दौरान ऐसा कई बार होगा कि मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, तो आप वहां पर बने रहिए। अगर मार्केट नीचे भी आ गया तो फिर वापस जाएगा। लेकिन यदि आप इस तरह से मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप अपना गोल अचीव कर चुके हैं, मान लीजिए आपको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे, और यदि आपके अनुमान के मुताबिक मार्केट परफॉर्म कर रहा होता था तो वो गोल शायद 1 साल के बाद पूरा होता। लेकिन क्योंकि मार्केट ने बेहतर रिटर्न दिए और जितना अमाउंट आप टारगेट कर रहे थे वो समय से पहले ही पूरा हो गया, तो ऐसे में डेफिनेटली आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपको अपना पोर्टफोलियो रिडीम कर देना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद से आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे उतना पैसा आपके पास इकट्ठा हो चुका है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शॉर्ट टर्म में इस तरह से आप यदि पैसा बार बार विड्रॉ करेंगे तो शायद ये फायदेमंद साबित नहीं होगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का तीसरा सवाल लेता हूं, और यह सवाल मुझसे पूछा है राम मुरारी मिश्रा जी ने। मिश्रा जी का सवाल है कि उन्होंने 2 स्कीम में एसआईपी स्टार्ट की है। एक है एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड और दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और अब मिश्रा जी को 2 से 3 स्कीम और बढ़ानी है, और एग्जिस्टिंग स्कीम में 1,000 रुपए की एसआईपी है। मिश्रा जी, किसी भी स्कीम का चुनाव करने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। यदि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, यदि आप मान लीजिए 7 साल 10 साल ऐसा लॉन्ग टर्म कोई गोल है, तो ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आप यदि 7 साल 10 साल या उससे भी लॉन्ग टर्म के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको स्मॉल कैप भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। तो मिड कैप फंड में मेरे हिसाब से एक्सिस मिड कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये 2 स्कीम्स अच्छी हैं। और यदि आप बहुत लंबे समय के नजरिए से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में स्मॉल कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। और स्मॉल कैप के लिए मेरी चॉइस होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड या फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इनमें से आप किसी भी एक फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब लेते हैं आज का अगला सवाल, और ये मुझसे पूछा है संजीव हल्दर ने। संजीव हल्दर 35 साल के हैं और इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 इयर्स है, यानी कि लंबे समय के निवेशक हैं। संजीव ने कुछ स्कीम्स में एसआईपी की हुई है और जानना चाहते हैं कि ये स्कीम्स कैसी हैं। संजीव, आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप सभी तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि आपका नजरिया काफी लंबा है तो ऐसे में आपने क्योंकि 2 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैं सलाह दूंगा कि आप एक ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि जो इंडेक्स फंड का सिलेक्शन आपने किया है ये दोनों ही लार्ज कैप इंडेक्स हैं, क्योंकि एक सेंसेक्स है और दूसरा निफ्टी 50 है। तो ऐसे में मेरी ओपिनियन है कि आप एक इंडेक्स फंड को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। फंड सभी अच्छे हैं तो आपको बाकी किसी फंड को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक इंटरनेशनल फंड आप अपने पोर्टफोलियो में और ऐड कर सकते हैं, और ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अब लेते हैं आज के एपिसोड का आखिरी सवाल, और ये मुझसे पूछा है जितेश कनन ने। जितेश कनन सीफेरर हैं, यानी कि वो शिप पर बाहर आते जाते रहते हैं, और जिसकी वजह से क्योंकि वो इंडिया से काफी समय बाहर रहते हैं उनका स्टेटस जो है वो एनआरआई है। मिस्टर कनन जानना चाहते हैं कि उन्हें यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या उन्हें अपने एनआरई अकाउंट से करना चाहिए या फिर एनआरओ अकाउंट ओपन करके वहां से इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही कनन का सवाल यह भी है कि उन्हें कैपिटल गेन टैक्स किस तरह से एप्लीकेबल होगा। कनन, पहली बात यह है कि यदि आपकी जो इनकम है वो
आपको आपके एनआरई अकाउंट में मिलती है तो आप डायरेक्टली वहां से इन्वेस्टमेंट कीजिए। एनआरओ अकाउंट बेसिकली इसलिए खोला जाता है कि यदि कोई एनआरआई इंडिया में कुछ इनकम अर्न करता है, हो सकता है कि एनआरआई का इंडिया में कोई घर हो जहां से रेंट के रूप में इनकम आ रही हो, या फिर किसी भी और तरह से इंडिया में इनकम हो रही हो, तो वो इनकम एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो सकती। इसके लिए आपको एनआरओ अकाउंट ओपन करना होता है। लेकिन यदि पैसा आपके एनआरई अकाउंट में है तो आप डायरेक्टली वहां से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी इंडिया में जो इनकम होती है वो इंडिया के टैक्स लॉ के हिसाब से टैक्सेबल होती है, और इंडिया से बाहर जो इनकम होती है, आप जिस कंट्री में इनकम अर्न कर रहे हैं, आपको वहां के टैक्स रूल्स के हिसाब से वहां पर टैक्स पे करना होता है। अब यदि आप अपने एनआरई अकाउंट से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस केस में यदि आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको देखना होगा कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इक्विटी फंड में 1 साल से कम का इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म कहलाता है, और 1 साल से अधिक का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म स्टेटस अचीव कर लेता है। यानी कि यदि आप 1 साल से पहले रिडीम कर लेंगे तो उस केस में आपको 15% टैक्स पे करना होगा कैपिटल गेन पर, और यदि आप 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो उस केस में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड होगा, और उसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। और यदि आप नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे कि हाइब्रिड फंड जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% से कम है, या फिर डेट फंड्स, और हो सकता है गोल्ड फंड, यदि इस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहां पर 3 साल से कम का होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म होगा और 3 साल से अधिक का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो भी होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आप टैक्स पे करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, यानी कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर आपको जो कैपिटल गेन होगा उस पर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए 20% विद इंडेक्सेशन टैक्स पे करना होता है। लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए यदि वो लिस्टेड यूनिट्स हैं तो वहां पर 20% विद इंडेक्सेशन टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि अनलिस्टेड यूनिट्स हैं तो वहां पर एनआरआई को इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और सीधा सीधा 10% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये थोड़ा सा फर्क है एनआरआई के लिए और रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। अदरवाइज जो टैक्स होता है वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को समान रूप से पे करना होता है। तो आज जिन सवालों के मैंने उत्तर दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। तो बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह से किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ या आपके सवालों के उत्तर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.